नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि ये 3 मेथड्स थे बेसिकली जिससे ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। थोड़ा सा हम इसके बाद जो है वो इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन के अगर आप इसके एस्पेक्ट्स देखो तो देखो जितनी भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, ये जो मैनिपुलेशंस की जाती हैं एनिमल्स को फॉर्म करने में, उसके बहुत सारे रिसर्च के हवाले से और इकोनॉमिक हवाले से और डायग्नोस्टिक के हवाले से उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आम तौर पे अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो ये होता है कि एनिमल्स को मैनिपुलेशन जो की जा रही होती है, अगर आप कैटल्स को देख लो तो वहाँ पे जो एक रीज़न जो होता है कमर्शियली वही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसी तरह से मीट की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो एक तो ये टास्क होता है, यानी एक तरह से कह लो कि एक ट्रांसजेनिक एनिमल का एक कैटल के अंदर ये गोल होता है कि जी आप जो है वो ऐसे ट्रांसजेनिसिस करें कि इससे मीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और कुछ डिफरेंट टास्क हैं उसको भी, वो भी स्पेसिफिकली, यानी एक तरह से ये कह लीजिए ये मॉडिफिकेशन जो की जा रही है वो मैन काइंड को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो है वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है एनिमल मॉडल्स के अंदर। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो एप्लीकेशंस को हम फर्दर जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो हम क्या कहते हैं तमाम एप्लीकेशंस को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो उसका एस्पेक्ट है वो मेडिसिनल एस्पेक्ट है, यानी मेडिसिनल एस्पेक्ट से मुराद है कि मैं हेल्थ केयर के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो तो अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ये डिस्कस किया था जीनो ट्रांसप्लांटेशन को। तो यहाँ पर भी जो है एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ लैब्स जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं किस तरह से ऐसे ट्रांसजेनिक ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाएं जैसे पॉक्स, या ऐसी ट्रांसजेनेसिस की जाए मंकीज में कि वहाँ पे जो है वो जो जो स्पेसिफिक जीन्स हैं जो ह्यूमंस के हार्ट में, लिवर में, किडनी में स्पेसिफिकली जो है वो एक्सप्रेस हो रही होती है, उन्हें वहाँ पे डेलिबरेटली एक्सप्रेस किया जाए। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि किसी तरह से जो है उनके ऑर्गन्स को जो है वो क्या किया जा सके, यूजफुल बनाया जा सके ह्यूमंस के अंदर, उसको ह्यूमंस के अंदर यूज़ किया जा सके। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एक रोल जो है वो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी है, और तो कि ये अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं है। हमने इसकी सक्सेसफुल ना होने पे भी काफ़ी डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में कि क्यों सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं दे आर यूज इन जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो एक तो इनका ये एस्पेक्ट है। अच्छा, दूसरा इनका अगर आप देखो तो फार्मास्यूटिकल में भी है, बहुत ज़्यादा इसका रोल है। फार्मास्यूटिकल के अंदर देखो तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर इसका रोल है कि लैब के अंदर डिफरेंट डिजीज मॉडल्स बनाए जा रहे होते हैं और उनमें स्पेसिफिक जो ड्रग्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, उन्हें अप्लाई करके देखा जा रहा होता है कि भाई ये जो है वो स्पेसिफिक डिजीज जैसे अल्जाइमर डिजीज है वो डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस की जा रही होती है जो है मॉडल माइस मॉडल के अंदर, एंड देन उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है डिफरेंट मेडिसिन से, ये देखने के लिए कि मेडिसिन का इफेक्ट्स जो है वो आ रहा है डिजीज को क्योर करने के लिए। तो एक तो जर्नलिस्ट का ये जो है वो रिसर्च के हवाले से, फार्मास्यूटिकल डिजीज मॉडलिंग के हवाले से इसका एक रोल ये है। इसके अलावा अगर आप देखो इंसुलिन है या जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं या जो एंटी क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं बहुत सारे, ये जो है डिफरेंट एनिमल मॉडल के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इंसुलिन को जो है वो ईस्ट मॉडल के अंदर अब तो प्रोड्यूस किया जाने लगा है, इससे पहले इंसुलिन को बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो है वो रिसेंटली जो है वो काउस के अंदर जो है उसमें भी इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, और शीप और गॉड के अंदर भी जो है उसके मिल्क के अंदर इसको जो है वो इंसुलिन को, ग्रोथ हार्मोन को और डिफरेंट क्लॉटिंग के, एंटी क्लॉटिंग के जो है वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 8 है, फैक्टर 10 है, फैक्टर 11, फैक्टर 12 है, जिसे वॉन ब्रांड फैक्टर कहते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स को जो कि मेजर फैक्टर हैं जो है हीमोस्टेसिस के, यानी ब्लड क्लॉटिंग के मेजर फैक्टर्स हैं, उनको प्रोड्यूस किया जा रहा होता है एनिमल्स के अंदर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। उनमें खाली काऊ और शीप शामिल नहीं है, बहुत सारे और एनिमल्स हैं जिनमें प्रोडक्शन जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही है। जैसे इंसुलिन की मैं बताऊं कि ईस्ट में जो उसकी प्रोडक्शन है वो बहुत सक्सेसफुल है इस मॉडल के अंदर। इसके अलावा जो है और भी हायर एनिमल्स के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन की गई जो बड़ी सक्सेसफुल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है एक और ट्रांसजेनिक की जो मिसाल है वो 1997 की है कि
सबसे पहले 1997 में जो है वो ट्रांसजेनिक काउ जो है वो प्रोड्यूस की गई, जिसका नाम इन्होंने रोजी रखा था, और वो बेसिकली उसके अंदर उस जो मिल्क प्रोड्यूस करती थी उसके अंदर बेसिकली इन्होंने जो है वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था। ठीक है, ये जो ट्रांसजेनेसिस इन्होंने की थी, तो यहाँ पे इन्होंने इस काउ में जो ह्यूमन की मिल्क प्रोडक्शन की जीन है वो इन्होंने क्या की थी, उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसकी ट्रांसजेनेसिस की थी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो काउ पहली प्रोड्यूस हुई, ये 2.4 ग्राम पर लीटर तक जो है वो उसके मिल्क में 1 लीटर में 2.4 ग्राम तक जो है वो ह्यूमन प्रोटीन मौजूद थी। ठीक है, तो ये इसका एक है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का की एप्लीकेशन है, का यूज है। इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो है वो अगर आप देखो ह्यूमन जीन थेरेपी में भी इसका रोल है। ह्यूमन जीन थेरेपी में इसमें जो है ह्यूमन जीन थेरेपी में अब ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली जो है ह्यूमंस के अंदर ट्राई कर दिया जाता है। ऑफ कोर्स ये जो जीन थेरेपी पहले की जाती है, तो ये सबसे पहले आपको बताऊं तो ये सबसे पहले जीन थेरेपी जो है वो माइस मॉडल पे ही की जाती है। यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी जीन्स फॉर एग्जांपल हेयरिंग लॉस है। अब हेयरिंग लॉस के पीछे बहुत अगर हेरिडिटरी हेयरिंग लॉस है, ये जो इनहेरिटेड हेयरिंग लॉस है, तो उसके अंदर आमतौर पर डीएफएनबी की जो जीन है वो म्यूटेट होती है। तो क्या किया जाता है, एक ये क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक माइस बाकायदा फॉर्म करते हैं जिसमें डेलिबरेटली जीएफएनबी की जीन है उसको डेलिबरेटली क्या करते हैं, नकआउट करते हैं, ताकि अब जो माइस जो है वो बॉर्न होगा वो ऑटोमेटिकली जो है इनहेरिटेड हेयरिंग लॉस लेके जो है वो बॉर्न होगा, यानी वो सुन नहीं सकता, सुनने की सलाहियत उसकी नहीं होगी। नाउ दे यूज डिफरेंट। अब ये जो इनहेरिटेड हेयरिंग लॉस लेके जो माइस पैदा हुआ है, जिसमें पहले इन्होंने क्या किया, ट्रांसजेनेसिस के थ्रू एक जीन जो है वो डीएफएनबी की रिमूव कर दी। अब क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, अब जीन थेरेपी के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, वही जीन डीएफएनबी की उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल मॉडल में, माइस मॉडल में, एंड देन दे टेस्टेड देयर हेयरिंग कैपेसिटी। फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद ये उसकी हेयरिंग की कैपेसिटी देखते हैं, क्या ये सुनने लगा है माइस, क्या इसको सुनने की सलाहियत इसकी वापस आ गई है। इसका मतलब है कि ये जीन सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, एज अ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट काम कर रही है। ठीक है, तो जितने भी जीन थेरेपी के ट्रायल्स होते हैं वो हमेशा पहले जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई भी जीन थेरेपी जो है डायरेक्टली किसी भी ह्यूमन पे, जैसे सीएफटीआर के लिए जो है वो जीन थेरेपी की जाती है, हमने जीन थेरेपी के टॉपिक में देखा था। ठीक है, तो सीएफटीआर के लिए भी जीन थेरेपी की जाती है, वो ऐसा नहीं है कि उसमें भी पहले सीएफटीआर डिजीज मॉडल जो है ट्रांसजेनिक माइस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या मतलब, डेलिबरेटली पहले सीएफटीआर के जीन को वहां से डेलिबरेटली नॉकआउट किया जाता है माइस में से, और उसके बाद जब ये माइस डेवलप होता है, उसके बाद जब इसमें डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है, उसके बाद जीन थेरेपी की जाती है पहले ट्रांसजेनिक माइस में, ये देखने के लिए कि सक्सेसफुल है या नहीं है। तो इस तरह से जो इसका एक बहुत बड़ा रोल है वो जीन थेरेपी के एस्पेक्ट से है कि जितने भी जीन थेरेपी के इवेंट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो सब की सब सबसे पहले जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं ट्रांसजेनिक मॉडल्स के ऊपर। ये ट्रांसजेनिक मॉडल्स कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ माइस ही नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि रिसर्च में सबसे ज्यादा माइस 95% तक रिसर्च में यूज होता है, इसलिए मैं बार बार माइस की मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। तो मेडिसिनल एस्पेक्ट्स के ऊपर और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है रिसर्च के हवाले से। अगर आप देखें तो सिर्फ डिजीज मॉडलिंग में नहीं, बल्कि डिफरेंट प्रोटीन की स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक माइस मॉडल जो है वो उनको यूज किया जा रहा होता है। डिफरेंट फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल जो है एस्पेक्ट्स के ऊपर बिहेवियरल टेस्टिंग करने के लिए भी ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया जा रहा होता है, ये देखने के लिए कि वो कैसे नए बिहेवियर्स को लर्न करते हैं और कौन कौन से जीन हैं बिहेवियर के जो कि माइस के अंदर उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी जो है इसके एस्पेक्ट्स हैं रिसर्च के हवाले से जिस पे काम किया जा रहा होता है। लेकिन ये सब के सब में ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक समझ लो कि एसेंशियल एनिमल है रिसर्च करने के लिए ना, किसी भी डिजीज में या किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को स्टडी करने के लिए ये एक जो है वो एक कंपल्सरी एनिमल है, इसके बगैर ये रिसर्च मुमकिन नहीं होती है। दूसरा मेडिसिनल एस्पेक्ट के बाद जो एस्पेक्ट है वो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट है। एग्रीकल्चर एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे जहन में फार्मिंग आती है, ठीक है, ब्रीडिंग आती है। अब ब्रीडिंग में क्या होता है कि अगर आप देखो, अगर आप फार्मर्स को देख लो तो दे ऑलवेज लुकिंग टू गेट टू प्रोड्यूस मोर मिल्क फ्रॉम देयर एनिमल्स। वो चाहते हैं कि उनके एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे, यानी उसकी जो ग्रोथ रेट हो उनके एनिमल्स की, चाहे वो
बुफेलोज हैं, चाहे वो जो है काउज हैं, जो भी फार्म एनिमल्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं उसकी जो ग्रोथ रेट वो ज़्यादा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है शॉर्ट टाइम के अंदर करें। तो ये भी जो है वो ट्रांसजेनेसिस की तरह पॉसिबल होता है कि ऐसे एनिमल्स को शॉर्टर टाइम के अंदर डेवलप किया जाए, ठीक है, जो कि जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा हो, जिनका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, जिससे जो है जो फार्मर है उसको ज़्यादा उसकी यील्ड हासिल कर सके और उसको ज़्यादा उसको फर्दर जो है वो सप्लाई कर सके। तो एक तो ब्रीडिंग का एस्पेक्ट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, जहाँ पे ट्रांसजेनिक काउस यूज़ की जा रही होती हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इस तरह इस पे क्वालिटी पे भी डिपेंड, क्वालिटी के जो एस्पेक्ट हैं उस पे भी ट्रांसजेनिक काउस का रोल है वो इस तरह से कि ट्रांसजेनिक काउस की थ्रू जो है अब जो है बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट ना, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो वो लैक्टोज को जो है एक तरह से आप कह लें कि मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। तो अब ट्रांसजेनिक काउस की तरह ऐसा मिल्क प्रोड्यूस किया जा सकता है इजीली कि जहाँ जिसमें जो लैक्टोज की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन कम हो। तो इस तरह से अगर आप जो दूसरे एनिमल्स हैं कैटल्स में, कैटल एनिमल्स हैं और जो फार्मिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर मीट की प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनेसिस के थ्रू आप एक तो काउस के अंदर जो है वो लैक्टोज फ्री मिल्क भी उससे फॉर्म कर सकते हैं, प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अलावा मीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप शीप की बात करो तो आप ऐसे शीप जो है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं ट्रांसजेनेसिस के थ्रू कि जो ज़्यादा वूल प्रोड्यूस करें, ठीक है, ताकि उस वूल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। तो इस तरह से जो है ये ट्रांसजेनेसिस जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं फॉर गेटिंग डिफरेंट बेनिफिट्स ना, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो वूल हो, चाहे वो लैक्टोज फ्री या कोलेस्ट्रॉल फ्री मिल्क होती है। तमाम चीज़ों के अंदर एग्रीकल्चर एस्पेक्ट के हवाले से ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है वो है डिजीज रेजिस्टेंस। इस तरह से अब अगर आपने देखा हो तो जो एनिमल्स हैं दे हैव सर्टेन इश्यूज, दे हैव सर्टेन डिजीजेस। तो ऐसे एनिमल्स भी जो है वो ट्रांसजेनेसिस की तरफ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिनमें चूंकि डिजीज रेजिस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल जो है वो इन्फ्लुएंजा रेजिस्टेंट पिग्स जो है वो क्रिएट किए गए थे, वो प्रोड्यूस किए गए थे, बट अगर आपने देखो तो ये रेजिस्टेंस जो थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। लेकिन ऑल्दो ये पॉसिबल है ट्रांसजेनेसिस के थ्रू के जो है वो आप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स जो है उनको फॉर्म कर सकें। जो तीसरा एक एक्सपेक्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के ऊपर है। इंडस्ट्रियल हवाले से जो है इसका रोल है, यानी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो उस हवाले से इसका जो है ट्रांसजेनेसिस का रोल है। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स के हवाले से इसकी एक एग्जांपल अगर आप देखें तो वो जो है वो 2001 में दो साइंटिस्ट थे, नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज के कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी की कनाडा की। उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये किया था कि स्पाइडर से जो है वो स्पाइडर स्पाइडर जो होता है बेसिकली मकड़ी जो है उससे जो है वो स्प्लाइड्स जीन लेके स्पाइडर जीन्स लेके स्पाइडर का काम क्या होता है, स्पाइडर की कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर रही होती है, वो स्पाइडर जो है वो एक तरह से कह लो कि वो जाला फॉर्म कर रही होती है ना, ठीक है। अब उसने क्या किया कि स्पाइडर से जीन्स लिया, उसको क्या किया लैक्टेटिंग गॉड्स के अंदर जो है उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और उसके नतीजे में लैक्टेटिंग गोड ने क्या, जब लैक्टेटिंग गोड ने स्पाइडर की जीन ट्रांसफर की है तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो लैक्टेटिंग गोड थी इसके मिल्क के अंदर जो है वो सिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। सिल्क के जो है वो टाइनी स्ट्रैंड्स आना शुरू हो गए, ठीक है। और ये जो सिल्क के स्ट्रैंड्स थे इनको बाकायदा एक्सट्रैक्ट किया गया मिल्क से, और दे कैन जस्ट इनको जो है वो एक तरह से कह लो कि वेव करके इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया। और इस तरह से जो है ये जो थ्रेड्स थे इससे फर्दर जो है वो डिफरेंट उसको उसको मटेरियल बनाए गए, डिफरेंट कह लो कि क्लॉथ्स जो है वो फॉर्म किए गए, कपड़ा जो है वो बेसिकली फॉर्म किया गया। और अगर आप देखो तो इसकी एप्लीकेशंस जो है इस तरह से इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट मिलिट्री यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए, मेडिकली बहुत सारे माइक्रोसूचर जो हम ये टाके लगा रहे होते हैं, ये जो हम कहते हैं ना कि जी किसी सर्जरी के बाद स्टिचिंग कर रहे होते हैं, स्टिचेस लगा रहे होते हैं, तो ये स्टिचेस के तौर पे भी ये मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए भी
टेनिस के रैकेट्स के स्ट्रिंग्स बनाने के लिए भी इस मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि किस तरह से स्पाइडर की जीन्स को अगर लैक्टेटिंग गोट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ट्रांसजेनेसिस कर दी जाए, तो उसके नतीजे में जो है स्पाइडर जो है कि जो जीन्स हैं गॉड के अंदर वो फर्दर सिल्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये सिल्क जो है इसके डिफरेंट थ्रेड्स फॉर्म करके और उसको फर्दर प्रोसेस करके उससे बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। ऐसे फ्लेक्सिबल मटेरियल जिनका कमर्शियल बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिनकी कमर्शियल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इस तरह से इंडस्ट्रियल हवाले से अगर आप देखें तो ऐसे जो है वो माइस हैं, ट्रांसजेनिक माइस हैं, वो यूज़ किए जा रहे होते हैं जिन्हें हम टॉक्सिसिटी सेंसिटिव माइस कह रहे होते हैं। ये ऐसे माइस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अगेंस्ट टॉक्सिसिटी, मतलब डिफरेंट केमिकल टेस्टिंग करने के लिए, डिफरेंट केमिकल जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं, उन केमिकल की टेस्टिंग करने के लिए कि वेदर दे आर सेफ और नॉट, उनकी टेस्टिंग करने के लिए इन केमिकल्स को एक्सपोज किया जाता है। इन माइस को, ये जो टॉक्सिसिटी सेंसिटिव माइस हैं, इनको एक्सपोज किया जाता है इन केमिकल्स के साथ, ताकि इनकी जो सेफ्टी है ह्यूमंस के अंदर उसको मेजर किया जा सके कि वेदर these chemicals which are using in industry for whatever purpose, cloths formation में या लेदर फॉर्मेशन में या टेस्ट की जा रहे हैं यूज, इनको बाकायदा टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि ये सेफ भी है ह्यूमन के लिए या नहीं। तो इसके लिए जो है वो ट्रांसजेनिक माइस यूज किए जा रहे होते हैं, जिसे हम टॉक्सिसिटी सेंसिटिव ट्रांसजेनिक माइस कह रहे होते हैं, ठीक है, जो कि कॉमनली इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा और भी हैं इंडस्ट्रियल हवाले से, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा होता है जिसमें जिनमें मैनिपुलेशंस के नतीजे में डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। इसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करने के, ठीक है। चंद एक ड्रॉबैक्स जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ करने के वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो आम तौर पे जो जीन्स आम तौर पे नॉकआउट की जा रही होती हैं या इंसर्ट की जा रही होती हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि इन जीन्स, ये जो जीन्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनका एक ही फंक्शन हो, सम टाइम दे इन्वॉल्व इन अ मल्टीपल फंक्शंस। तो अगर कोई डेलिबरेटली कोई जीन डिलीट की जा रही होती, नॉकआउट की जा रही होती ट्रांसजेनेसिस के थ्रू, तो सम टाइम अगर उसका मल्टीपल फंक्शंस होते हैं तो वी और हम एक किसी डिजीज मॉडल को स्टडी कर रहे होते हैं, तो दे आर सर्टेन लिमिटेशंस इन दोज स्टडीज ना, वहाँ पे सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। और अगर आप कोई जीन इंसर्ट करें तो, और आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया है ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर, और ये मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व है, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होगा, और इसको जो है असेस करना, एनालाइज करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक तो ये भी है कि ये जो फंक्शन, ये जो हम जीन कैरी कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व हों। दूसरी बात ये होती है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के साथ जो एक प्रॉब्लम होता है वो ब्रीडिंग का प्रॉब्लम होता है कि सम टाइम जो है वो दे डू नॉट ब्रीड वेल, मतलब ये ब्रीडिंग अच्छी नहीं करते हैं, मतलब ये जो अब इसके पीछे क्या रीज़न है, माइट बी ट्रांसजेनेसिस की वजह से, इस मैनिपुलेशन की वजह से जो है ये ब्रीड अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो नहीं पैदा कर रहे होते हैं बहुत अच्छे। ये समटाइम्स ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के साथ कि वो ब्रीड ही नहीं कर रहे होते हैं, मतलब वो ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। और सम टाइम ट्रांसजेनेसिस करते हुए एक मसला ये होता है कि जब आप कोई जीन इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो उसकी वजह से कोई और जीन जो उसके साथ एसोसिएट है वो डिस्टर्ब हो सकती है, यानी म्यूटाजेनेसिस का की वजह, एक म्यूटाजेनेसिस का अगर रिस्क फैक्टर होता है कि कहीं ये जीन इंट्रोड्यूस कराने से म्यूटाजेनेसिस ना हो जाए, या ऐसा ना हो कि जब आप एक जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो दूसरी जीन को आपने डिस्टर्ब कर दिया हो ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से दूसरे फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और जो चौथा ड्रॉबैक है वो ये कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं इनका की जो ओवरऑल लाइफ होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एनिमल्स, उनके मुकाबले में जो है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। यानी इनका जो सर्वाइवल रेट है वो एज कम्पेयर टू
नॉर्मल एनिमल्स वो काफ़ी कम होता है। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एप्लीकेशन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। और अगर आप रिसर्च में देखो तो रिसर्च में विदाउट एनिमल मॉडल्स जो भी हमारे सामने ड्रग्स आ रही होती हैं, जितनी भी हमारे सामने वैक्सीन्स आ रही होती हैं और जितनी भी हमारे सामने एंटीबॉडीज आ रही होती हैं, ये सबसे पहले जो है अगर आप देखो तो ये सेल कल्चर के बाद जो इनकी टेस्टिंग की जाती है, एनिमल ट्रायल किया जाता है, तो वो सबसे पहले माइस मॉडल पर ही किया जा रहा होता है। वो ट्रांसजेनिक माइस को ही यूज़ करके किया जा रहा होता है। विदाउट दैट ट्रायल इज इम्पॉसिबल कि हम जो है वो कोई भी ड्रग या वैक्सीन या कोई भी एंटीबॉडी हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है जी।